सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। हम आशा करते हैं आज आपका यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है वह अच्छा गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका फर्स्ट मीटिंग का पेपर कराया गया था हिंदी का, वह प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ सटीक उत्तर के साथ। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। जितने भी उत्तर हैं दोस्तों सटीक उत्तर हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें एक अर्थ नहीं है। तो आपको बता दें अविनाशी, मोक्ष और वर्ण, इन तीनों का अर्थ अक्षर होता है लेकिन अंक नहीं होता। तो डी आपका राइट आंसर होगा पहले का, ये आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। पूछा गया पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। ऑप्शन अ था, अ था, व था और इनमें से कोई नहीं था। तो आपको बता दें पांडव शब्द में मूल शब्द जो आपका वह पांडु है। पांडु में अप्रत्यय जब लगा तो आपका हो गया पांडव। पांडव किसे कहा गया, जो पांडु के पुत्र थे उन्हें पांडव कहा गया। तो पांडु में जब अप्रत्यय लगा तो आपका हो गया पांडव। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर तीसरा ध्यान से देखिए। पूछा गया वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना था। ऑप्शन आपका ए है संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी साधारण या फिर डी समानाधिकरण वाक्य। तो आपको बता दें ये आपका है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का अर्थ होता है जहाँ पर दो वाक्य हों या दो उपवाक्य हों और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित हो और उसको एक संयोजक शब्द के साथ जोड़ा गया हो। जिसे कि संयोजक शब्द आप समझिए जो, क्योंकि, जिसने, तब, जब, इधर, वहाँ, उधर, ऐसे शब्दों से उसे जोड़ा गया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वह कौन सा मनुष्य है, ये आपका प्रधान वाक्य है। और जो इस पर आश्रित है वो आपका है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। दूसरा जो उपवाक्य है ये पहले वाक्य पर आश्रित है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पर आपका पूछा गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तद्भव की बात कर रहा है, मतलब अशुद्ध शब्द की बात किया जा रहा है। तो आपको पकड़ना था कौन से शब्द इसमें तद्भव हैं। तो आपको बता दें धूल, ये आपका तत्सम है। धूल का तद्भव होता है धूल। वानर, ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव होगा बानर या फिर आप बंदर, जो भी कह सकते हैं। अगला आपका संतान। तो संतान की बात करें तो ये भी आपका तत्सम है। संतान का तद्भव आपका औलाद होगा। अगला जो आपका यहाँ पर शब्द है दोस्तों मयंक। मयंक आपका तद्भव शब्द है, यही आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। मयंक का अगर तत्सम की बात करें तो मृगांक होगा और मृगांक का अर्थ होता है चंद्रमा, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां पूछा इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चारों ऑप्शनों में बताना था कि कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो वो आपको बता दें शांडिल्य, वैश्वानर, जातवेद, इन तीनों का अर्थ होता है अग्नि। ये अग्नि के पर्यायवाची है। लेकिन कांतार ये आपका जंगल का पर्यायवाची है। तो इस नज़रिए से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। नहीं है आपको बताना था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना था सभी शब्दों में, मतलब ए, बी और डी में इक प्रत्यय जुड़ा है, इसके लिए ये तीनों शब्द आपके सही हैं। लेकिन आधीन जो आपका है ये गलत है। आधीन नहीं होता, होता है अधीन। सी आपका राइट आंसर होगा। बाकी आभ्यंतरिक, आध्यात्मिक, प्रातिनिधिक, ये तीनों आपके सही शब्द हैं। तो सी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वां पूछेगा निम्नलिखित में से एक का अर्थ है पाँव की आहट। वो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है पाँव की आहट, ये आपको बताना था। तो आपको था चाप।
चाप का अर्थ होता है पाँव की आहट, आप नोट कर लीजिए। और बात करें अन्य ऑप्शन की, तो धनुष का अर्थ तो आपको पता ही है, कमान का अर्थ आपको पता ही है, सरासन का अर्थ भी धनुष ही होता है, ये आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम आशा करते हैं 7वें का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हम आशा करते हैं आपने सही उत्तर लगाया होगा। प्रश्न नंबर 8वां यहाँ पर पूछा गया, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। मैंने प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको बताया था कि कभी कभी कर्म छुपा रहता है, पता नहीं चलता, तो आप धोखा ना खाइएगा। क्या किससे प्रश्न कीजिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जब उत्तर मिल जाए या प्रश्न आपका बन जाए तो अपने आप उत्तर आपको पता चल जाएगा सकर्मक है कि अकर्मक है। तो शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन, गाय बैठती है। आपको बताना कौन सा सकर्मक क्रिया है। तो गाय बैठती है, क्या बैठती है, किसको बैठती है ना, प्रश्न बन रहा है, उत्तर आपको मिलने वाला है। तो ये तो नहीं है। दूसरा, सूरज निकलता है, क्या निकलता है, किसको निकलता है, ये भी नहीं है। सी, सांप सरकता है, क्या सरकता है, किसको सरकता है, ये भी उत्तर नहीं मिल रहा, ये भी गलत है। लेकिन डी अगर आप देखेंगे, श्याम खाता है, क्या खाता है, किसको खाता है, मतलब क्या खाता है। जाहिर सी बात है, श्याम खा रहा है तो भोजन ही कर रहा होगा, कुछ खा ही रहा होगा ना, कर्म इसमें छुपा हुआ है, यही आपको पकड़ना था। तो श्याम भोजन खाता है, या जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, आपको उत्तर भी मिल जाएगा, प्रश्न भी बन जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया है, श्याम खाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में हैं। मतलब ए बी सी डी जो ऑप्शन दिया गया है, ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ जिसमें चंद्रमा के जितने भी मतलब शब्द दिए गए चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं, आपको पकड़ना है। तो अगर चांद पहला ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आप उठाइए, चांद, हिमांशु, ये तीनों तो पहला ऑप्शन अगर आप ए देखेंगे, चांद, हिमांशु, ये दोनों तो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन पद्माकर नहीं है। पद्माकर का अर्थ होता है जिस तालाब में कमल हो या कमल खिला हुआ तालाब को हम पद्माकर कहते हैं। तो इस नज़रिए से ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। बी अगर उठाएं, चांद, हिमांशु, ये तो आप चंद्रमा के पर्यायवाची, आपको पता हो। पारावार, पारावार भी आपका इसका अर्थ था समुद्र, इसलिए ऑप्शन नंबर इस नज़रिए से बी भी गलत है। अगला ऑप्शन आपका चांद, हिमांशु, ये तो कॉमन सा है, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अर्कजा, यहाँ पर आपको बता दें अर्कजा का अर्थ होता है यमुना, तो ये भी युग्म आपका गलत, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। जाहिर सी बात है डी आपका राइट आंसर होगा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, इन तीनों का अर्थ होता है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पर पूछा, निम्नलिखित शब्द युग्म में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपको बताना है कौन सा। प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पर, निम्नलिखित शब्द युग्म में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए, सुशासन का विलोम होता है कुशासन, ए इज राइट। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, बी आपका है गलत। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, अनभिज्ञ जो है उसका विलोम होता है विज्ञ, तो अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, विज्ञ, ये वी और ये ज्ञ, ये होगा, ये आप नोट कर लीजिए। और अभिमानी का निरभिमान और हयादार का वेया, ये ऑप्शन आपके सही है। गलत की बात किया जा रहा है तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा, इस नज़रिए से अनभिज्ञ आपका गलत है, तो बी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का वह प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना था कौन सा शब्द इसमें वह है। महाप्राण वर्ड अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से निकाल लेंगे। महाप्राण वर्ड में दूसरे और चौथे वर्ड आते हैं, ये आपको ध्यान देना था। तो ख यहाँ पर देखिए आया है, तो ख आपका दूसरा वर्ड है, इस नज़रिए से ए आपका गलत है। बी देखे च छ ज झ ठ, ये भी आपका गलत, दूसरा चौथा वर्ड इसमें है।
घ घ आया क ख ग घ, चौथा वर्ड ये भी गलत है। जोगन, क ख ग, तीसरा। डी ऑप्शन है जोगन, ग यहाँ क ख ग, तीसरा वर्ड मतलब अल्प प्राण के वर्ड हैं। यही आपको बताना था किस शब्द में महाप्राण व्यंजन प्रयोग नहीं हुए हैं। तो डी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, अधोलिखित में से नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? नदी के पर्यायवाची कौन से नहीं है आपको बताना था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका है, यहाँ पर देखिए जाह्नवी और यामा। तो आपको बता दें यही ऑप्शन आपका राइट है। जाह्नवी आपका नदी का पर्यायवाची है, लेकिन यामा ये नहीं है, और यामा का अर्थ मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी आपको बता दें आपगा, तटिनी, निम्नगा, तरंगिणी और सरिता, ये तीनों ऑप्शन आपका नदी के पर्यायवाची के हैं, लेकिन यामा नहीं है। इस नज़रिए से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 है। देखिए प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और एक बार फिर पूछा ही गया। अनुग्रहित या अनुग्रहित कौन सा शब्द शुद्ध है, यही आपको बताना है। और मैंने प्रैक्टिस भी कराया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन प्रश्नों को आप गलत नहीं करेंगे। प्रश्न 13, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, अनुग्रहित होगा ना कि ग्रहित। ए इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़कर सामाजिक शब्द बना है? तो आपको बता दें जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो पहले वर्ड का दीर्घ हो जाता है, जो पहला स्वर लगा रहता है वो दीर्घ हो जाता है। तो समाज है तो स में अ लगा, ये आपका आ हो जाएगा और एक प्रत्यय जुड़कर सामाजिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, सांझे की हाड़ी चौराहे फूटी, कहावत का अर्थ आपको बताना था। तो उत्तर आप देख लीजिए, जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। हम आशा करते हैं आप यही ऑप्शन लगा के आए होंगे। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द आपको बताना था। तो मतलब कुठौर, कुतरना और कुढंग, इन तीनों में कु उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन कुर्तक में नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से एक मुहावरा गलत है। मैं आपको बताते बहुत ही इजी प्रश्न था। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, हाथ मलना का अर्थ जो दिया हाथ साफ करना नहीं होगा, उसका अर्थ होता पछताना, हाथ मलकर रह जाना। इस नज़रिए से ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है हाथ मलना का अर्थ हाथ साफ करना, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, गलत ही पूछा गया। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 पूछा, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है? मूर्धन्य ध्वनि आपको बताना था। ऋतु रसाणा मूर्धा, री ट वर्ग और स मूर्धन्य स और र, ये सब आपके मूर्धन्य वर्ड हैं, आपको बताना चाहिए। तो ट ठ ड ढ और स मूर्धन्य स आपके जो है ऑप्शन में डी इज राइट होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, वह व्यक्ति या वह जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वह जिसने संन्यास ग्रहण किया उसके लिए एक शब्द है प्रव्रजित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। सी डी कोई शब्द ही ठीक ठाक नहीं है। प्रशमित का अर्थ होता है जो शांत हो, लेकिन पूछा है जिसने संन्यास ग्रहण किया उसके लिए प्रव्रजित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20,
सिंपल सा प्रश्न प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। आपको बता दें, है, सेंध और वाजी ये तीनों अश्व या घोड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन बैसाख नंदन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बैसाख नंदन का अर्थ होता है गधा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए अगर उठाएंगे, बालू, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। आलू ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। भालू ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ढालू यही आपका विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22, इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मोर का पर्यायवाची अगर बात करें तो कलापी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कलापी का अर्थ होता है मोर। ताम्रचूड़ का अर्थ होता है मुर्गा, और अरुण शिखा का भी अर्थ होता है मुर्गा। इन दोनों का अर्थ है मुर्गा। कलापी का अर्थ है मोर, और वारक का अर्थ हमें नहीं पता। अगर आपको पता हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अन्य बच्चों को भी पता चल सके। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पूछा गया है, अधोलिखित शब्द युग्म में कौन सा शुद्ध है? सिंपल सा प्रश्न है। पति पत्नी का कौन सा युग्म यहाँ पर आपको सही का कौन सा शब्द जो है सही ढंग से लिखा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों तो गलत ढंग से लिखे ही हुए हैं। डी इज राइट। पति पत्नी यही आपका शुद्ध ढंग से लिखा जाता है। सिंपल सा प्रश्न, उत्तर आपने किया होगा जरूर सही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से तत्सम और तद्भव का युग्म बताना है। मतलब पहला शब्द तत्सम है, दूसरा आपका तद्भव है। यही युग्म आपको बताना है कि कौन सा युग्म इसमें गलत है। तो खरपर का अर्थ खपरा। खरपर अगर तत्सम है तो खपरा उसका तद्भव है। ये आप नोट कर लीजिए। बी सक्तु का सत्तू। सक्तु तत्सम है तो सत्तू आपका तद्भव है। ये भी आपका सही है। सी है चुल्ली, चूल्हा। चूल्ही आपका तत्सम है, चूल्हा आपका तद्भव, ये भी आपका सही है। लेकिन डी प्रिय का अगर तद्भव की बात करें तो पिय होता है या पिया होता है, लेकिन प्रिया नहीं होता। प्रिया भी आपका तत्सम में आ जाएगा। तो डी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न नंबर 25, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है। ये तो बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, आप इसका उत्तर आपको आना चाहिए। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द जो दिया गया वो आपका अधित्यका है, उपत्यका नहीं है। कन्फ्यूजन में आपने गलत किया होगा तो आपकी गलती है, प्रैक्टिस आपको करके जाना चाहिए। बी इज राइट। अधित्यका का अर्थ होता है पर्वत के ऊपर की समतल की भूमि, और अगर उपत्यका की बात करें तो पर्वत के पास की समतल भूमि को उपत्यका नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं यूपीपीएससी यही का जो आज पेपर कराया गया हिंदी का, आपका पेपर अच्छा गया होगा। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।